Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, keni, zarda, etc., or their promotion in any manner. हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। Biggest blockbuster available online only on Eros Now. मुंबई शहर का जॉइंट पुलिस कमिश्नर होने के नाते उस रात के हालात संभालने के लिए
मेरी की गई कार्रवाई के संबंधित मुझ पे लगे आरोपों के जवाब देने के लिए आज मैं यहां इस कमेटी के सामने हूं कि मैं जानता हूं नियंत्रण से परे दिखने वाली 26/11 की शुरुआत और उससे पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर भारत गणराज्य का संविधान और उस संविधान का कानून, उसमें निहित महाराष्ट्र राज्य का कानून और मुंबई पुलिस का अधिकार पत्र और उसकी व्यवस्था जिसके दायरे में मैं आता हूं, उस ओहदे से मैं ये कहता हूं कि मेरे बयान और उससे जुड़े हर स्पष्टीकरण, अर्थ, खुलासे, नजरिए और प्रमाण से जुड़े 26/11 की हर घटनाओं के बारे में केवल सच कहूंगा। 26 तारीख को सोलंकी नाम का एक मछुआरा अपने 4 साथियों के साथ लालपरी नाम की नायाब मछली जो सिर्फ गहरे समुंदर में पाई जाती है, उसकी तलाश में काफी दूर तक निकल गया था। बालू, अगले साल बेटों का शादी करवाने का सोच रहा हूँ। कोई अच्छा अगर नजर में हो तो बताओ जो। काका, हितेश मेरी उम्र का होगा ना? अरे ना रे ना, तेरे से छोटे होंगे। अच्छा। दिलीप तो 20 साल का है यानी हितेश 1 साल नानू। मुझे लग रहा था तुमने दिलीप के लिए रिश्ता ढूंढ लिया था। अरे प्लान तो किया था, हुआ कुछ नहीं। उसकी माँ बोली पहला पढ़ाई करने दो, बाद में देखते हैं। साला हमारी तो बोलती ही बंद हो गई। अमर, मुझे लगता है हम लोग कोरी बंदर पार कर चुके हैं। पाकिस्तानी पानी में भी हो सकते हैं। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। साला लाल परी का भी कोई ठिकाना नहीं। थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो फिर पलटते हैं। मैं तो बोलता हूँ पलट चलते हैं। मुझे पाकिस्तानी जेल में नहीं सड़ना भाई। हाँ, पेट्रोलिंग बोट तो नहीं, पेट्रोलिंग कोई ट्रॉलर लगती है। ए रमेश, कोई प्रॉब्लम लगती है, बोट घुमा ले जल्दी। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? हमारे इंजन का बेल्ट टूट गया है, थोड़ा मदद करो। कहाँ से हो भाई? कराची से। ट्रांसपोर्ट ट्रॉलर है हमारी, खराब मौसम की वजह से यहाँ पहुँच गए। मदद करो। कितने लोग हो तुम? 5 लोग हैं। और कोई है? नहीं। क्या कर रहे हो? हम तो सिर्फ मछुआरे हैं साहब।
साइड में ले जाओ। ए, चल चल चल, मत मारो साइड में, चल सुनो चल, हमसे मशवरे साहब साहब। चल तो मशवरे साहब चाहिए तो हमारा आईडी चेक कर। बुला ले, आ जाओ। इन चारों को ले जाओ। चलो चल, गोली मार दूंगा। देखो, तुम्हें इन्हें मुंबई तक पहुंचाना है। उसके बाद सबको छोड़ देंगे। मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, उनको मेरे साथ ही रहने दो। जो कह रहा हूं वो सुनो, इन्हें मुंबई तक पहुंचा दो, उसके बाद सबको छोड़ दे। मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, सबको मेरे साथ रहने दो। हे रमेश, बालू, अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बर्फ पिघल रही है। सामान का क्या किया? सेट कर लिया है कोर्स पे, और अब अलॉटमेंट कर देता हूँ। कोर्स से 780 नॉटिकल माइल मेंटेन करना। हाँ जी। रास्ते में दोस्त लोग मिल सकते हैं, ध्यान से। हाँ जी।
खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। इंजन बंद कर दो। भाई बंदरकर मच्छी मार कॉलोनी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। अब रबड़ नीचे उतारो। बर्फ पिघल गई है। इंशाअल्लाह हमने अपने बकरे खा लिए। तुम भी खा लो। टंडेल को रिहा कर दो। नहीं नहीं बेटा, देखो हम मुंबई तक पहुंच गए। तुम्हारा काम ठीक से होगा ना बेटा? मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे देखो, मेरे भी 2 लड़के हैं बेटा, तुम्हारी उम्र के, तुम्हारे जैसे दिखते हैं बेटा। अब वक्त आ गया। सब ठीक हुआ तो इंशाल्लाह 9:30 बजे तक हम अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। This is tremendous.
प्रीति चलोगे? हाँ बैठो। चल। गाना बंद करो। अरे अच्छा गाना है साहब, हिट है। बंद करना। अब क्या है ना, पैसेंजर तो हमारा भगवान होता है, जो बोले वो करना पड़ता है। कहाँ जा रहे साहब? हैदराबाद। हैदराबाद। मुंबई में तो आदमी काम से आता है ना? इधर ट्रैफिक बहुत। देखो पर मुंबई मेरी जान। सब बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, किसी के पूरे होते हैं, किसी के नहीं। ऐसा ही है साहब। साहब वैसे मेरा नाम मोहम्मद है। उन आतंकवादियों को यह बताया गया था कि लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक मशहूर कैफे है, जहां देशी और विदेशी मिलकर रोजाना एक अच्छी शाम बिताते हैं। इसीलिए आतंकवादियों ने उसे अपना निशाना बनाया। उस वक्त रात के 9:30 बजे थे।
काम के कारण देर रात से पहले मैं घर नहीं जाता। लेकिन 26/11 की रात को कुछ काम नहीं था, मैं बोर हो रहा था। 9 बजे ही घर चला गया। तकरीबन 9:30 बजे मैं नहा रहा था। लिविंग रूम में फोन बजने लगा। कंट्रोल रूम से फोन था। जब मैंने बोला कि आप नहा रहे हैं, वो फोन फटाक से कट कर दिया। मेरे जॉइंट कमिश्नर होने के नाते कंट्रोल रूम ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी है कि शहर में होने वाले हर हादसे के बारे में मुझे जानकारी दे। लियोपोल्ड कैफे में हुई फायरिंग की सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पे वो मुझे बाथरूम से बाहर निकलने को बोलना नहीं चाहता था। हुई घटना को दोबारा निश्चित करना चाहता था और उसी जल्दबाजी में उसने फोन पटक दिया, जो मेरी बीवी को अजीब सा लगा और उसने आके मेरे बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही मैं लिविंग रूम में आया, मेरे तीनों फोन, मेरा मोबाइल, मेरी लैंडलाइन और कंट्रोल रूम की हॉटलाइन एक ही साथ बजने लगी। मुझे लगा कुछ हो रहा। उनकी जुर्रत इतनी थी कि लियोपोल्ड पर हमला करने वाले वो दो आतंकवादी गली से होते हुए ताज में अपने दूसरे साथियों से मिले, ताकि वो ताज होटल को भी अपना निशाना बना सके। सब लोग जानते हैं, मुंबई का ताज होटल मुंबई ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। मुंबई आने वाला हर यात्री ताज होटल और गेटवे जरूर देखता है। आतंकवादी उस होटल को अपना निशाना बनाकर यह साबित करना चाहते थे कि उनसे कोई भी कहीं भी बच नहीं सकता, चाहे वो लियोपोल्ड हो या ताज।
उस बच्चे के सर में गोली मारी। आज की दुनिया में 5 स्टार होटल इंसानी तरक्की और शान शौकत, वैभव का एक नमूना होता है। और उसी 5 स्टार होटल के जगमगाते फर्श पर बेशुमार खून और मुर्दा जिस्मों का ढेर देखकर ऐसा लगता है कि इंसान आज भी दरिंदगी की हद को पार कर सकता है। तकरीबन 9:30 बजे जब ताज पर हमला हो रहा था, उसी वक्त मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई रेलवे के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, जहां पूरे देश के तमाम शहरों से लोगों का रोजाना आना जाना लगा रहता है, ऐसी जगह पर हमला करके मुंबई ही नहीं, वो देश के कोने कोने में अपने आतंक का डर फैलाना चाहते थे। भेज देता हूँ। हाँ सर, करेक्ट। यस सर, यस। ओके सर। अब गौर से एक बार और सुन। पहले ये अनार फेंकेंगे, जिससे जो बैठे और सोए हुए लोग हैं सब खड़े हो जाएंगे। तब हमारी गोली ज़्यादा लोगों को लगेगी। और याद रख, औरतों, बच्चों, किसी पे भी रहम करने की ज़रूरत नहीं है, समझा?
यहाँ पर कोई आदमी 47 से फायरिंग कर रहा है।
अपने सोने पे यकीन नहीं हो रहा था। सीएसटी पे जो हुआ, क्या है ये लोग? हाँ? किस तरह की नफरत है? कैन यू अंडरस्टैंड? है कहाँ? किस नशे में है? या कोई पागल है जिसके हाथ में बंदूक थमा दी गई है? कौन सा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि बेकसूर मासूम बच्चों को इतनी बेदर्दी से और हैवानियत से छलनी कर दिया जाए? मुझे उसी दौरान ओबेरॉय और नरीमन हाउस पे हो रहे हमलों के साथ साथ विले पार्ले के टैक्सी की ब्लास्ट की खबर मिली। ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट् निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवं जटाटविकलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट् निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवं। कई हादसों के बयान ही नहीं, हर एक हादसे के अलग अलग बयान सुन रहा था। उसके ऊपर कई और जगह हो रहे हमलों की अफवाहें भी। कंट्रोल रूम में हर मिनट में हजारों कॉल आ रहे थे। मिली हुई जानकारी को परखने का, जांचने का, निश्चित करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। दिमाग सुन पड़ने लगा। संभ्रम ब्रह्मनिलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि थकं थकं थकज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मनिलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि थकं थकं थकज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम। जूनियर ऑफिसर्स मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनसे क्या कहूं। तब जाके मैंने होम सेक्रेटरी को फोन किया। सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वी नीड आउटसाइड हेल्प। आर यू श्योर इट्स द प्रेस्टीज ऑफ मुंबई पुलिस? सर, फक द प्रेस्टीज। आई एम नॉट सेइंग वेदर वी कैन डू और वी कैन नॉट डू। आई एम सेइंग आई डोंट नो व्हाट टू डू। 27 साल की ड्यूटी में मैं या मुंबई का कोई भी पुलिस वाला जुर्म के बाद ही मौका वारदात पर पहुंचा है। पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हो रहा था कि जुर्म जारी है और हर पल बड़ा होता जा रहा है।
उस तरह की सिचुएशन को रोकने या खत्म करने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना हथियार, न बंदोबस्त। हमारा मुकाबला उनके साथ था जो पुलिस को देखकर भाग नहीं रहे थे, इसलिए क्योंकि वो मरने या मारने आए थे। होम सेक्रेटरी ने दिल्ली से एनएसजी कमांडोज लाने की कार्रवाई शुरू कर दी और फिर मुझे जानकारी मिली सीएसटी से जो टेररिस्ट निकले थे वो कामा हॉस्पिटल के पीछे की गली में जाते दिखाई दिए। पानी मिलेगा? एक और मिलेगा? हाँ, मैंने भी सुना है सीएसटी में आतंकी हमले हुए हैं। डिटेल्स नहीं पता, लेकिन लोग यहां तक कह रहे हैं कि ताज में भी फायरिंग हुई है। भाई हम अस्पताल क्यों जा रहे हैं? हम और हमारे लोगों ने जहाँ जहाँ गोलीबारी की है वहाँ से जख्मी लोगों को अस्पताल लेके जाएंगे। अगर हम यहाँ भी तबाही मचाते हैं, सिर्फ रेलवे स्टेशन, होटल ही नहीं, अस्पताल में आने को भी लोग डरेंगे। सारी लाइट ऑफ कर दे जल्दी।
खाम खा क्यों चला रहा है? बुलेट वेस्ट मत कर। सर, हम लोग पहुंच गए। अरे लॉक लगा जल्दी। अंदर जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी, भागो। तुम इधर क्या करते हैं? चला, लपट। क्यों मारा है? चुप साले, बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया ड्यूटी। साले बोल मादर चौथ। तू तो डॉक्टर है ना, तुझे तो पता होना चाहिए। बोल साले, नहीं तो भून के रख दूंगा। मुझे नहीं पता, मेरा यकीन करो। क्या हुआ? पिछले गेट पर पुलिस लगी है। यहाँ से सामने का गेट कहाँ है? बता सामने का रास्ता कहाँ है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हथियार फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। देखो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मैं कहता हूं हथियार फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। सर, क्या पोजीशन है यहाँ? ऊपर फायरिंग हो रही है सर, पोजीशन का कुछ पता नहीं। कितने आदमी है, कुछ पता चला? नहीं सर। Sir, we need to move inside. Move! Hold a show. पता नहीं कितने लोग अंदर फंसे हैं। We can't take risk. We need to check the next one. तुम्हारा डॉक्टर हमारे कब्जे में है। ज्यादा होशियारी की तो उड़ा दूंगा साले को। हम नीचे आ रहे हैं। देखो अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो अपने। यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना तेरा डॉक्टर मारा जाएगा। ये आखिरी मौका है, हथियार फेंक दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ चला से नार घेर फेंक। रखा है। फेंक दो हथियार, फेंक दो।
अंदर से आती फायरिंग की आवाज़ों से और इस शक से कि आतंकवादी फ्रंट एंट्रेंस से भाग न जाए, ताकि बैक एंट्रेंस पहले से ही सिक्योर कर चुके थे। मेरे 3 बहुत काबिल ऑफिसर जो मेरे दोस्त भी थे, अस्पताल के फ्रंट एंट्रेंस की तरफ निकले। दादो पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। पाटिल दरवाजा खोल। साहस कर लो, सर। कंट्रोल रूम टू एबल मोबाइल सर, 2 लोग अभी भी कामा हॉस्पिटल से निकलते दिखाई दिए। सर, अगर वो निकल ही चुके हैं तो किसी भी तरफ से निकल सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर के पॉकेट में जो फोन बजा वो उसके पिताजी का फोन कॉल था। अहमदनगर में टीवी पे जब उन्होंने न्यूज़ देखी तो बेटे के सलामती की खबर लेनी चाहिए और फोन किया। वो कैसे जान पाते उसकी सलामती का फोन कॉल उनके बेटे के मौत का कारण बन जाएगी। और फिर शूटआउट में टायरों पे गोली लगने से कार रुक गई।
मोबाइल टू कंट्रोल रूम। चल चल बाहर निकल। चल अरे और अभी उन लोगों ने सिल्वर कलर की स्कोडा को रोका है। उसको लेकर वो चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। सिल्वर स्क्वाड है, गाड़ी नंबर 1276, उसे किसी भी हाल में रोकना है। हाँ। समझे? हाँ ओके सर, रोकता हूँ। ओके चलो चलो। ए बैरिकेड के अंदर दिख रहे। ए पब्लिक हटा उधर से, चल। ए चला 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 निकल। ए चला खरीदाओ चला। ए बाबा ए गाड़ी का चल लोकर। ले लेफ्ट जाओ, लेफ्ट से गाड़ी छोड़ दो। ए चला निकल रहा है। ए गाड़ी का चल चल चल। ये साइड में उधर चल चल। ए बाबा ए जाना, चला निकल रहा। चल निकल चल चल। हाँ सर, नाकाबंदी कर दी। सर स्कोडा लग रही है। ए बैरिकेड लगा। ए जल्दी कर। ए लाओ ना। ये लहरा। नीचे उतरो। कम ऑन, मूव इट फास्ट। बाहर निकलो, जल्दी करो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर निकलो। कम ऑन, मूव मूव। बत्ती बंद करो। नीचे उतर। मूव इट।
जिंदा पकड़ा गया, अब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आर्म्ड एस्कॉर्ट के साथ भेजना, माइंड वेल आर्म्ड एस्कॉर्ट। हो सकता है उसके आदमी फॉलो करते होंगे उसे। तुम नरीमन हाउस चले जाओ, वहां की हालत गंभीर है। गेट विद दिल्ली। सर दिल्ली। सर वी गॉट वन। ये दिल्ली से ऑर्डर आया कि उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाए, और वो ऑर्डर सही था, क्योंकि वही एक सोर्स था जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तब मैंने अपने ऑफिसर को फोन किया। हाँ सर। कैसी हालत है? ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक ही लग रहा है मुझको। क्राइम ब्रांच ले आओ। सर डॉक्टर क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बस ले आओ, बीच में आए तो शूट द डॉक्टर। उसी वक्त आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे और हमारे डॉक्टर्स उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। मैं जानता हूं वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है कि एक डॉक्टर को अपने मरीज का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस समय ऐसे महान आदर्शों के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे कसाब से इंफॉर्मेशन की सख्त जरूरत थी, जिसके जरिए ताज, नरीमन हाउस और ओबेरॉय में फंसे लोगों को बचाया जा सके। और आखिरकार उसे मेरे पास लाया। ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट् निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवं चटाटविकल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट् निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवं। कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से कि जानते हुए भी कि जरूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। नाम नाम क्या है? अजमल। बाप नहीं है? मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। कहाँ से? कराची से। कैसे? दरिया में एक हिंदुस्तानी को पकड़ लिया और वो हमें यहाँ मुंबई तक ले आया। बोट का नाम क्या है? कुबेर। बाकी के लोग कहाँ हैं बोट के? मार दिया। फिर बाकी के साथी मेरे साथ, उनसे चेक करूंगा। मैंने उससे कहा कि उसके साथी मेरे कब्जे में है। मैंने झूठ बोला। पूरी रात की पूछताछ के बाद बड़ी आसानी से उसने बहुत कुछ पकड़ा। फिर सुबह तकरीबन 7 बजे मेरा एक अफसर अंदर आया। सर, दिल्ली से एनएसजी कमांडोज की टीम आ गई।
assault rifles, grenades, RDX. एनएसजी को मैं ब्रीफ तो कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक था कि कसाब मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या कसाब खुद पूरा सच जानता था? मुमकिन था कि उसके लोगों ने ताज और उबरा में RDX भर दिया हो और एनएसजी और बाकी के फोर्सेस के अंदर आने का इंतजार कर रहे हो ताकि एक साथ सबका खात्मा कर सके। लेकिन ऐसे हालात में खतरा मोल लेने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। ताज होटल और नरीमन हाउस में तब भी लोग खतरे में थे। एनएसजी अपने मिशन पे निकल गई और कसाब से मेरी इंटरोगेशन जारी रही। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है। नूर। आंखें टिकती नहीं है। दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे, बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कि तुम काफिर हो। काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग जलाती है तो बचलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन आका ने कहा, जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। हे तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद। पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा, शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत। कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है। दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले कहा, जाओ बच्चों, जाओ,
मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकीज़गी की खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें अपने सीने से लगाया, दुआ दी और कहा, अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बा हुए तो शहीद। आका ने कहा, अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादरचोद, देखकर रूह खुश हो गई। अभी क्या कर लोगे तुम, तुम्हारी हुकूमत? क्यों? बोलो बोलो। मैं जान गया वो कुत्ता है, सिर्फ एक कुत्ता। अगर कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते से काटने को कहे तो कुत्ते पे गुस्सा करना बेवकूफी। असली दरिंदे तो वो है जिन्होंने दरिया पार से ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कसाब को कसूरवार नहीं मानता। अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो इन्हीं हाथों से मैं उसे चीर देता। एनएचजी ऑपरेशन खत्म हुआ, सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। एक दिन कसाब ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। अब क्या कर लोगे मुझे? लटका दोगे या सड़ा दोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं। फिर तेरा क्या जाएगा? रहने देना मुझे मेरे साथियों के साथ। तेरे साथियों के साथ रहना चाहता हूं। चल।
किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चौध, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मशरक को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन। Song. फरिश्ते आएंगे, शहद से पूरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत करता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए।
भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई, इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है? जमीर बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? हाथ को तुम जैसे गुमराह ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जहाद, जहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा।